नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। संधि पर हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि क्या होती है। तो मैंने आपको बताया है कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 तरह की संधियों के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद पहली क्लास में ही मैंने आपको ये बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, उसमें किस किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने आपको पूरा बता दिया है। आज की क्लास में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग क्या होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे स्वर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? छोटे आ से ओ तक हमारे स्वर होते हैं। ये हमारे स्वर होते हैं, क्लियर है। उसके बाद अंक और आहा आता है, अंक और आहा ये आते हैं। तो इनमें जो अंक है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और आहा को ही हम विसर्ग बोलते हैं, इसी को ही हम विसर्ग कहते हैं। तो आज हम इसी विसर्ग से रिलेटेड जो भी संधियां हैं उनके क्या नियम होने हैं, जहाँ जिस भी पद में अगर विसर्ग आ जाए तो उसकी संधि हम किस प्रकार से करेंगे, उनको हम आज अच्छे से अपनी क्लास में कवर कर रहे होंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले नियम की ओर और देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर, विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, विसर्ग मैंने आपको बताया है कि ये होता है विसर्ग, इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए, स्वर या व्यंजन क्या होता है ये भी मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहां पर क्या होगी? वहां पर विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। क्लियर है? अब हम जो है इसके नियम जान लेते हैं कि क्या नियम होते हैं जिसमें विसर्ग किन परिस्थितियों में किस तरह परिवर्तन होता है विसर्ग में, उनको हम जान लेंगे। तो पहले नियम पे आते हैं। पहला नियम हमारा क्या है? विसर्ग को सा और सा 3 तरह के सा होते हैं। पहला एक जो आप जानते हैं कि सीटी वाला सा होता है, दूसरा षटकोण वाला सा होता है, तीसरा सरौता वाला सा होता है। इन 3 तरह में विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग गायब होकर इन तीनों तरह के सा में बदल जाएगा। अब वो किन परिस्थितियों में होता है, उससे जुड़े हुए क्या नियम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा एकदम। जब भी विसर्ग के साथ क्या आ जाए? विसर्ग के बाद चा या छा आ जाए। विसर्ग के बाद चा या छा आए, क्या चा या छा आए, तो विसर्ग चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? शा में। कौन सा सा? सीटी वाला। इस सा में विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर चा या छा ना आए, क्या आ जाए? टा या फिर ठा व्यंजन आ जाए, टा या ठा व्यंजन आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? इस सा में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। और अगर ता या था आ जाए तो विसर्ग हमारा इस सा में बदल जाएगा। ये सभी सा आधे होंगे। विसर्ग परिवर्तन होगा तो ये सभी सा आधे में बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले उदाहरण को देखते हैं। निह प्लस चल बराबर निश्चल, निह प्लस चल बराबर निश्चल। अब पहले पद में देखिए विसर्ग आया हुआ है, दूसरे पद में क्या है? दूसरे पद में चा है। चा हमारा किस में बदलेगा? चा आधे शा में बदल जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? निश्चल। ये देखिए नी पहले आया हुआ है, विसर्ग हटेगा, विसर्ग यहां से हटेगा तो आधे शा में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या आया है? यहां पर हमारा चा आया हुआ है। क्लियर है? अगले उदाहरण पे आते हैं। यहाँ भी देखिए चा आया है तो विसर्ग हमारा आधे शा में बदल गया है। ठीक है, यहाँ पर ता आया है, ता के आने पे विसर्ग किस में बदलेगा? सरौता वाले सा में बदल जाएगा, और यहाँ पर आधा सा आ गया है। ठीक है, क्लियर है? अगले उदाहरण पे देखते हैं। ता है, विसर्ग जो है हमारा आधे शा पे बदल जाएगा। यहाँ पर छा है, विसर्ग किस में बदलेगा? आधे शा में, विसर्ग आधे शा में बदल गया। इसमें क्या है? ठा, तो विसर्ग किस में बदलेगा? ठा के आने पे विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाता है, तो बदल गया। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इससे रिलेटेड जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से आप पढ़िएगा।
बहुत आराम से अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, साथ ही साथ इसको दिमाग में भी बैठाते जाएंगे कि विसर्ग के बाद अगर क्या चा या छा आ गया, चा या छा आ गया तो शा में बदल जाएगा, सीटी वाले शा में। अगर टा या ठा आ गया तो षटकोण वाले शा में बदल जाएगा, और अगर ता या था आ गया तो सरौता वाले शा में बदल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम क्या है हमारा? अगला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यदि का या खा आ गया, विसर्ग के बाद, ये हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि का या फिर खा आ गया, का या खा आ गया और पा या फिर फा व्यंजन आ गए, पा या फिर फा व्यंजन आ गया, तो विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित होगा? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जैसा विसर्ग है वैसा ही हम लिख देंगे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। ये नियम आप ग्रामर की तरह अपने, जैसे ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर होती है तो उसके नियम होते हैं ना, वैसे ही आप एक कॉपी में सारे नियम लिखते चले जाएंगे, आपको आराम से याद हो रहे होंगे और परीक्षा में आप आराम से प्रश्नों को हल करके आएंगे। तो चलिए उदाहरण पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रजाह। रजाह मतलब विसर्ग आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है? का। अगर का आ जाए तो नो चेंज, का आ जाए तो नो चेंज, जैसा का जैसा है पूरा उतार के वैसा ही वैसा लिख देना है, विसर्ग को नहीं हटाना है। ठीक है। अगर देखिए अंताकरण, फिर यहाँ पर का आ गया है, एज इट इज लिख दिया उसको, यहाँ भी का आ गया वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पर पा आया है, पा या फा आ जाए तो हम विसर्ग को नहीं हटाएंगे, वैसे ही लिख देंगे। क्लियर है? एकदम आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन क्या इसमें एक अपवाद है? कहां पर है अपवाद? अपवाद क्या है देखते हैं, ये है अपवाद। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई या फिर ऊ स्वर आ गया, विसर्ग के पहले ई या ऊ आ गया, विसर्ग के पहले, ये देखिए विसर्ग के पहले अगर ई या फिर ऊ आ गया तो क्या करेंगे? और विसर्ग के बाद तो मैंने बताया का या खा आए, का या खा और पा या फिर फा। लेकिन विसर्ग के पहले ई या ऊ में से कोई स्वर आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? शा में बदल जाएगा, शा में। विसर्ग किस में बदल जाएगा? शा में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर विसर्ग आया है लेकिन उसके पहले किसकी मात्रा आ गई? विसर्ग के पहले किसकी मात्रा आ गई? छोटे ई की मात्रा आ गई, छोटे ई की मात्रा आ गई। इधर क्या आ गया? का आ गया है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले शा में। ये देखिए षटकोण वाला शा, निह लिखा, विसर्ग गायब होके किस में बदल गया? षटकोण वाले शा में बदल गया। क्लियर है? यहाँ भी देखिए विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है? विसर्ग के पहले छोटे ऊ की मात्रा है, विसर्ग के पहले छोटे ऊ की मात्रा है। विसर्ग के बाद क्या है? का है, विसर्ग के बाद का है, तो ये दोनों परिवर्तित किसमें हो जाएंगे? विसर्ग हट जाएगा और षटकोण वाला सा आ जाएगा। क्लियर है? आप सब एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ता है, ता में छोटे ऊ की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग आया हुआ है, यहाँ पर पा है तो ये किस में बदल जाएगा? शा में बदल जाएगा। इसी तरह अन्य उदाहरण भी आप देख पा रहे होंगे, कितने आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा आ गई, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा आ गई, और विसर्ग के बाद देखेंगे कि विसर्ग के बाद का या फिर खा आया हुआ है, का या फिर खा आया हुआ है, और पा या फिर फा आया हुआ है, तो आधा षटकोण वाला सा लगा दीजिए और विसर्ग को हटा दीजिए। संधि हो गई हमारी, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान संधि है विसर्ग संधि। अगले नियम पे आते हैं। 2 नियम हमारे हो गए हैं, बहुत ही आसान नियम है, आराम से आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बस जितना मैं बता रहा हूं उसको देखते जाइए और नोट करते जाइए। चलिए अगला नियम देखते हैं। विसर्ग हमारा रा में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? रा में। विसर्ग हट जाएगा, रा में बदल जाएगा, रा में। या तो विसर्ग आधा रा में बदलेगा, या फिर रा की मात्रा क्या होती है? रा की मात्रा ऐसे ऊपर लगती है, ये विसर्ग हमारा या आधे रा में बदलेगा या फिर इस मात्रा में बदल जाएगा। अब किन परिस्थितियों में बदलता है, क्या है नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले छोटा या आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आए, विसर्ग क्या है? विसर्ग ये रहा, ये विसर्ग,
विसर्ग के पहले छोटा आ या फिर बड़ा आ नहीं आना चाहिए। विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं आए, कोई भिन्न स्वर, इन दोनों से हट के कोई और स्वर आना चाहिए, कोई भी और स्वर आना चाहिए। और विसर्ग के बाद किसी स्वर या वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण, विसर्ग के बाद कोई और स्वर आ जाए, विसर्ग के बाद कोई और स्वर आ जाए चलेगा, लेकिन छोटा आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए। विसर्ग के बाद फिर क्या आए, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग मैं आपको बता देता हूं। बहुत से बच्चे पूछेंगे सर वर्ग क्या होता है, वर्ग तो पता ही नहीं है। वर्ग होता है जैसे का वर्ग, उसके बाद आता है चा वर्ग, इसी तरह टा वर्ग, फिर नीचे ता वर्ग, पा वर्ग। इन सब वर्गों में क्या होता है, वर्णमाला हमारी आपको पता होगी कि का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा, ये वर्ण जो है का वर्ग में आते हैं। किसमें, का वर्ग में। चा वर्ग में चा, था, जा, झा और इया, ये वर्ण आते हैं। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, आपको पता होना चाहिए कि तीसरा चौथा वर्ण वर्ग में कौन सा होता है। तो इसमें देखते हैं, ये पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, अब का वर्ग का अगर कोई पूछे, का वर्ग का हमें तीसरा और चौथा वर्ण बता दीजिए, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 ये हमारे तीसरे और चौथे वर्ण लिखे हुए हैं। चा वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, चा वर्ग का तीसरा 1 2 3 और ये 4, ये तीसरे चौथे वर्ण हमारे लिखे हुए हैं। क्लियर है। ऐसे ही इसमें पूछा है किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, कोई भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण अगर आ गया, तीसरा और चौथा वर्ण आ गया, पहले वर्ग में बड़ा छोटा आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए, कोई और स्वर आना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, तो रा या फिर इस रा में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन रा में होगा या फिर इस रा की मात्रा में होगा। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा उदाहरण में और क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देख लीजिए कि अगर तीसरे और चौथे वर्ण के बाद या, रा, ला, वा, हा ये भी अगर आ गए, या, रा, ला, वा और हा ये भी अगर आ गए, तो फिर उनका भी परिवर्तन इसी मात्रा में होता है। ठीक है, अब आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं, पहला उदाहरण हमारा कह रहा है कि दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग। ठीक है, ये देखते हैं कैसे बन रहा है। देखिए यहां पर विसर्ग है, ये देखिए यहां पर विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है। छोटे उ की मात्रा मैंने आपको बताया था कि छोटा आ और बड़ा आ ये दोनों नहीं आना चाहिए, कोई और मात्रा आनी चाहिए। विसर्ग के पहले कोई और मात्रा आई हुई है। ठीक है, विसर्ग के बाद देखते हैं क्या आया है। विसर्ग के बाद उपयोग लिखा है। विसर्ग के बाद क्या लिखा है, उपयोग लिखा है। उपयोग, यहां पर देखिए क्या आया है, स्वर आया हुआ है। छोटा उ स्वर होता है हमारा, कोई भी स्वर आए विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए। विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए तो ये रा की मात्रा में बदल जाएगा। रा की मात्रा में, इस रा में बदलेगा कि इस रा में बदलेगा, किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा कि इसमें। जब स्वर आएगा, जब विसर्ग के बाद दूसरे पद में स्वर आए तो वो इस रा में बदलेगा, रा ऐसे लिखेंगे। और अगर यहाँ पर व्यंजन आए, व्यंजन मैंने कौन से बताए थे, व्यंजन तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर या, रा, ला, वा, हा आए तो वो रा की मात्रा में बदलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये स्वर है इसलिए हम रा को पूरा लिख देंगे। दुह प्लस ये देखिए ये रा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊ था तो रा में अगर ऊ की मात्रा लगाते हैं हम, रा में अगर ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लगती है, ऐसे। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी और उपयोग को ऐसे हमने लिख दिया। समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे।
चलिए आते हैं अगले उदाहरण पे। अगला उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है, निह प्लस मल। निह प्लस मल लिखा हुआ है, विसर्ग के पहले आ या आ नहीं आया है, विसर्ग के पहले ई आई है, कोई और स्वर आया हुआ है, विसर्ग के बाद क्या आया है, दूसरे पद में माँ आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब व्यंजन आएगा तो रा नहीं लगेगा, रा की मात्रा लगेगी। तो नी प्लस मल, विसर्ग को हटाया हमने, यहाँ पर क्या लगा दिया, रा की मात्रा लगा दी। यहाँ पर देखिए स्वर आ गया, निह के पहले छोटी की मात्रा, यहाँ पर स्वर आ गया तो यहाँ पर हम रा लिखेंगे। अब यहाँ पर हम पूरा रा लिखेंगे। ये देखिए विसर्ग को हटाया, निह लिखा, विसर्ग को हटाया, रा लिखा और ऊ की मात्रा लगा के उपमा कर दिया। निह प्लस उपमा बराबर निउपमा। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जब तक आपको एकदम अच्छे से याद नहीं हो जाते तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ दूह, विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा आई हुई है, विसर्ग के बाद कौन सा स्वर आया हुआ, व्यंजन स्वर आया है कि व्यंजन, व्यंजन आया हुआ है गा। क्या आया हुआ है, गा। तो जब व्यंजन आएगा तो रा की मात्रा लगेगी, रा की मात्रा यहाँ पर लग गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वर आया है तो यहाँ रा की मात्रा लगेगी कि रा लगेगा, यहाँ पर रा लिखा जाएगा। ये देखिए रा और आ की मात्रा लगा के हार लिख दिया, विसर्ग को गायब कर देंगे। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है हमारा, अगला नियम देखते हैं कि विसर्ग जो है वो हमारा किस में बदल जाएगा, ओ की मात्रा में भी बदलता है। विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में भी बदलता है। कब ओ की मात्रा में बदलेगा, विसर्ग के पहले आ। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि विसर्ग के पहले आ नहीं आना चाहिए, विसर्ग के पहले आ नहीं आना चाहिए, तब वो रा में बदल रहा था। अगर विसर्ग के पहले आ गया, विसर्ग के पहले आ गया तो अब विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग ओ में बदलेगा। किस में बदलेगा, ओ की मात्रा में बदलेगा। विसर्ग के पहले आ आए और विसर्ग के बाद क्या आए, विसर्ग के बाद दूसरे पद में विसर्ग के आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। मैंने आपको बताया था अभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन से थे, आपको याद होगा, नहीं याद होगा आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा था, या फिर या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण आए तो आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। चलिए उदाहरण पे देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि विसर्ग के पहले आ जाए, विसर्ग के पहले अब आ आएगा, अब कोई और स्वर नहीं चलेगा, विसर्ग के पहले आ चलेगा। उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा ये वर्ण आए, या फिर या, रा, ला, हा और वा, इनमें से कोई आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और ओ लग जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और ओ लग जाएगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण में मनः आया हुआ है, यानी इस विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है, विसर्ग के पहले आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही होगी। जब कोई मात्रा ना दिखे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आ की मात्रा होती है, मतलब विसर्ग के पहले आ की मात्रा आई है, पहली कंडीशन हमारी हो गई। दूसरी कंडीशन, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या यारा, लावा, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ, या आया हुआ है। तो अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें विसर्ग को हटा के ओ की मात्रा लगा देनी है। यहाँ पर हमने मन को लिखा, उसके बाद विसर्ग था, विसर्ग को हटा के ओ की मात्रा लगा दी और योग को ऐसे का ऐसे लिख दिया। बहुत ही आसान है, सबसे अच्छा नियम और सबसे आसान नियम यही है। बस इसमें कुछ नहीं करना, विसर्ग को हटा के ओ की मात्रा लगा दीजिए। यहाँ हमने देखा विसर्ग आया है, विसर्ग के पहले कोई मात्रा नहीं दिख रही तो मतलब वहाँ आ की मात्रा है, ये हमारा पहला कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, वर्ग का तीसरा, पांचवा, चौथा, पांचवा या फिर या, रा, लावा, हा कोई आया है। यहाँ पर देखते हैं रा आया हुआ है, क्या आया हुआ है, रा। तो अब तुरंत विसर्ग को हटाइए और ओ की मात्रा लिखाइए। मन को मैंने लिखा ऐसे ही, विसर्ग हटाया, ओ की मात्रा लगा के रथ को लिख दिया। क्लियर है, बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह आप इसमें भी देखिए, तम प्लस गुण बराबर तमोगुण, मना प्लस विकार बराबर मनोविकार। सब में वही करना है, विसर्ग को हटा के चेक करना है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर यारा, ला, हवा में कोई आ रहा है, तुरंत हम विसर्ग को हटा के ओ की मात्रा लगा देंगे।
यहाँ पर पहले हमें ये जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं आई हुई है। अगर विसर्ग के पहले कोई मात्रा आती है तो वो किस में परिवर्तित होगा? पिछले वाले नियम में मैंने क्या बताया था कि वो रा में परिवर्तित होगा। अगर मात्रा आई है तो रा में परिवर्तित होगा, अगर विसर्ग के पहले कोई मात्रा नहीं आई हुई है तो वो किस में? ओ में परिवर्तित होगा। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे। अगले नियम पे आते हैं। चलिए, इतने 4 नियम थे हमारे, 4 विसर्ग में, और कोई नियम नहीं पढ़ना, हमें केवल इन चारों नियम को अच्छे से याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है उदाहरण के माध्यम से। तो हम चलिए पहला उदाहरण देखते हैं क्या है हमारा। पहला उदाहरण है हमारा यशः प्लस दा। यशः प्लस दा का संधियुक्त पद कौन सा होगा? इनकी संधि करेंगे तो फिर क्या आएगा ये हमें देखना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए विसर्ग संधि है। सबसे पहली चीज अगर पूछा जाए प्रश्न में कि उपयुक्त पद में कौन सी संधि होगी, तो सबसे पहला है कि इसमें विसर्ग संधि होगी। क्लियर है? अब इसकी संधि करते हैं, संधि करके देखते हैं कि क्या आएगा। यशः प्लस दा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विसर्ग। विसर्ग के पहले कोई मात्रा है, पहले ये चेक करना है कि विसर्ग के पहले कोई मात्रा है क्या। विसर्ग के पहले यहाँ पर मुझे कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो मतलब वो कौन सी मात्रा है? वो आ की मात्रा है। विसर्ग के पहले जब कोई मात्रा ना दिखे तो वहां पर कौन सी मात्रा होगी? आ की मात्रा होगी। कौन सी? छोटे आ की मात्रा है। विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद दा है। दा क्या होता है? ता वर्ग में, ता वर्ग में विसर्ग को, ये ता वर्ग में दा किस नंबर पे आता है? ता वर्ग में दा कहां पर आता है? ता, था, दा, धा और ना। ये हमारे ता वर्ग के वर्ण हैं। ता वर्ग के ये वर्ण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ण, ता वर्ग का तीसरा वर्ण आया हुआ है। तो इसके पहले वाले नियम में मैंने आपको क्या बताया है? इसके जस्ट पहले वाले नियम में आपको मैंने बताया है कि अगर विसर्ग के पहले छोटा आ है, विसर्ग के पहले छोटा आ की मात्रा है, यहाँ पर हमें कोई मात्रा नहीं दिख रही, इसका मतलब छोटा आ की मात्रा है, और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण आए किसी वर्ग का, यहाँ पर देखिए ता वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में से कोई आया है? हाँ, दा आया हुआ है। ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। इसका मतलब यहाँ पर विसर्ग की जगह पर क्या आएगा? विसर्ग की जगह पे रा की मात्रा आ जाएगी। कौन सी आएगी? विसर्ग की जगह पे। इसके पहले वाले नियम में देखते हैं, ओ, विसर्ग के स्थान पर ओ आता है। क्या आता है? ओ। विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा आ जाएगी। रा कहां पर आता है? रा, अगर यहाँ पर आ की मात्रा की जगह कोई और मात्रा होगी तो विसर्ग की जगह पर रा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा है तो विसर्ग की जगह पे विसर्ग हट जाएगा और ओ की मात्रा लगा देंगे। तो देखते हैं इसमें, यश को मैंने ऐसे ही लिख दिया, यश को ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद विसर्ग को हटा के कौन सी मात्रा लगाएंगे? ओ की मात्रा, और इस दा को हमने यहाँ लिख दिया। यशोदा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। रा की मात्रा हमारी वहां पर आएगी जहां पर आ की मात्रा नहीं होगी। विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ की मात्रा नहीं होगी। विसर्ग के पहले आ की मात्रा अगर नहीं होगी तो वहां री, विसर्ग को हटा के री आ जाएगा, लेकिन यहाँ आ की मात्रा है तो यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी विसर्ग संधि के बाद। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय लिख लेते हैं, तेजोमय। अब यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे कि बीच में कौन सी मात्रा आई हुई है? ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा। तो मैंने आपको बताया है कि ओ की मात्रा किस में आती है? विसर्ग संधि में आती है। विसर्ग संधि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि ओ की मात्रा विसर्ग संधि में आती है। कब आती है? कब आती है? जब विसर्ग के पहले आ की मात्रा हो। आ की मतलब छोटे आ की, यानी वो मात्रा नहीं लगानी है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। तो हम तेज को ऐसे ही लिख देंगे, तेज को ऐसे लिख देंगे और विसर्ग के साथ हम लिखेंगे। क्या कोई मात्रा इसमें लगानी है हमें? इसमें कोई मात्रा नहीं लगानी है, क्योंकि ओ की मात्रा आई हुई है। ओ की मात्रा तभी आती है जब विसर्ग के पहले कोई मात्रा नहीं लगती है। क्लियर है?
आगे लिख देंगे मैं। यहाँ पर क्या बचा, मैं। अब देखिए यहाँ पर माँ आया हुआ है, माँ पा वर्ग का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण क्या होता है, माँ होता है, पांचवा वर्ण। तो इसके पहले नियम में मैंने आपको बताया हुआ कि तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो विसर्ग के बाद, तो उसका ओ बनता है, ओ बनता है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तेजा प्लस में, तेजा प्लस में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे संधि को हमने कितनी आसानी से विसर्ग संधि को पढ़ा है। बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है, वो विसर्ग संधि को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कई तरह के एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे आपका यूपी SSSC PET का एग्ज़ाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो, और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, उनमें सब में संधि से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से इन नियमों को पढ़ना है और इन नियमों का बार बार रिवीजन करना है। तो चलिए अगली क्लास में हम कुछ अन्य उदाहरण को आपको लेके आएंगे और पूरी विसर्ग संधि का एक बार फिर से जो भी उदाहरण हमारे बनते हैं उनको देखेंगे, और संधि से रिलेटेड जितने उदाहरण, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे। आपके लिए कंप्लीट एक मॉक टेस्ट की तरह आप उसको लगा रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए अगली क्लास आपको ज़रूर लेनी है और पिछली सारी क्लास का रिवीजन करके ही हमारी अगली क्लास में आप आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।